पतंजलि ग्रामोद्योग से जुड़कर पतंजलि पशु आहार, फीड सप्लीमेंट्स, पशु औषधियां तथा PBRI के कृषि उत्पादों के जिला व तहसील स्तर पर वितरक व विक्रय प्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो हमसे तुरंत संपर्क करें। यह है पतंजलि ग्रामोद्योग का मुख्यालय, जहां गो आधारित कुदरती खेती से लेकर के ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि स्वावलंबन का संपूर्ण कार्यक्रम संचालित किया जाता है। हमारा प्रयास है कि जो पशु मूक प्राणी है उसकी सेहत से लेकर के पशुओं के साथ जिनकी जिंदगी जुड़ी है वो पशुपालक, उनका भी जीवन सुखमय हो, उनके जीवन में भी समृद्धि आए। क्योंकि पशु और पशुपालकों के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए व्यापक तौर पर समाज में न तो वैसी जागरूकता है, न सरकारों की तरफ से वैसे प्रयास किए गए, और इसीलिए आज ग्रामीण भारत इस विकास की दौड़ में पिछड़ गया। पशु और पशुपालकों की भी स्थिति इस देश में ठीक नहीं है। पतंजलि ग्रामोद्योग का ये प्रयास है कि हम इस पूरे प्रकल्प के द्वारा पशुओं के जीवन में और पशुपालकों के जीवन में खुशहाली लेकर के आएं। उसी के लिए ये विविध सेवा प्रकल्प यहां से संचालित हो रहे हैं। पतंजलि ग्रामोद्योग में कुदरती खेती, प्राकृतिक नैसर्गिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, आजकल ऑर्गेनिक शब्द बहुत प्रयोग हो रहा है वर्ल्ड वाइड। महाराष्ट्र में सेंद्रीय खेती इसको कहते हैं। नैसर्गिक प्राकृतिक तरीके से जैसे अपने पुरखे खेती करते आए थे वैसे ही गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य पर आधारित हमने विषम मुक्त कुदरती खेती का यह अनुष्ठान पिछले लगभग 11 वर्षों से यहाँ पर चलाया हुआ है। 7-8 वर्षों से हमने डेटा कलेक्शन भी पूरा किया है, पूरे साइंटिफिक तरीके से उस खेती को किया जा रहा है। तो 11 वर्षों का वो खेती का पूरा अनुभव आपको हम बताएंगे, जिससे कि पूरे देश में यह कुदरती खेती का, परंपरागत खेती का, नैसर्गिक प्राकृतिक सेंद्रीय नेचुरल फार्मिंग का, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का ये बहुत बड़ा अनुष्ठान जो पतंजलि योगपीठ में चल रहा है पतंजलि ग्रामोद्योग के माध्यम से। और इसमें हमने 5-5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा हुआ है। अब कंटिन्यूअस इस ट्रेनिंग के कार्यक्रम को भी आगे जारी रखा जाएगा। पतंजलि योगपीठ हजारों एकड़ जमीन पर ये कुदरती खेती कर रहा है। संस्थान की अपनी सैकड़ों एकड़ भूमि पर यह प्रयोग सफल रूप से हम कर रहे हैं, जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और उस खेती में हम एक तो जो हर एक किसान अपने घर में ही जिन चीज़ों को बना सकता है वो परंपरागत खाद बनाने का तरीका आपको हम बताएंगे। इसके साथ साथ पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट PBRI का एक बहुत बड़ा प्रकल्प हमने खड़ा किया है कृषि के क्षेत्र में एक अभिनव क्रांति के लिए। तो कृषि क्रांति का यह एक बहुत बड़ा अभियान जो आज से 11 साल पहले शुरू हो चुका था, आज अब विराट रूप ले रहा है। और इसमें अनुसंधान के बहुत से निष्कर्ष जो हमारे सामने हैं, हम आज आप तक ये सारा विषय पहुंचाएंगे। और हमारा जो उद्घोष वाक्य है जो पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। ये धरती हमारी माँ है और हम इसकी दिव्य संतानें हैं।
हम अमृत पुत्र हैं, भारत माता की, धरती माता की हम संतानें हैं और पैदा भी हम इसी मिट्टी से हुए। सबसे आदि माँ ये धरती माँ है और पैदा होने के बाद में इस शरीर का जो रॉ मटेरियल है, अन्न से लेकर के और ऑक्सीजन तक, ऑक्सीजन भी जिन पेड़ पौधों से मिलता है वो धरती के आश्रय से ही टिके हुए, यहीं से वो ऊर्जा पाते हैं। हम अन्न, शाक, सब्जियां, फल और दूध, घी आदि इसी धरती माता की कोख से हमें मिलता है। धरती माता की कोख जहरीली होने से हमारे पेट, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, पूरा हमारा अस्तित्व वो विषमय हो गया है, जहरीला हो गया है। अब यदि इंसान को कैंसर, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, भयंकर स्किन डिसऑर्डर्स, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम, और इससे आदमी का जेनेटिक स्ट्रक्चर गड़बड़ हो रहा है और एक से दूसरी पीढ़ी में रोग ट्रांसफर हो रहे हैं। विरासत में पहले हमको पैतृक संपत्ति और पैतृक से बहुत कुछ हमें गौरव मिलता था, स्थायी अस्थाई पूंजी हमें मिलती थी, लेकिन आज हमें पैतृक रूप से रोग मिल रहे हैं। ये माने आदमी का जेनेटिक स्ट्रक्चर वही गड़बड़ हो गया है और उसमें भी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, यूरिया, DAP आदि के साथ साथ अभी एक और नया विष बोया जा रहा है चारों तरफ, वह है जो बीटी ब्रिंजल के बाद, माने जो पहले कीटनाशक पेड़ पौधों पर डालते थे उनको अभी बीज के अंदर, जीन्स के अंदर ही डाल दिया। तो ये बड़ा खतरनाक जो कुचक्र चल रहा है उससे बचाने का प्रयास पतंजलि की ओर से किया जा रहा है। आप अपने घर में कैसे खाद और कीटरक्षक बना सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे और उसके बाद पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के, जिसको शॉर्ट में PBRI बोला जाता है, उसके प्रोडक्ट्स से हम आपको आज अवगत कराएंगे। और इसके बाद जो हम कुदरती तरीके से खेती कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको संक्षेप से बताएंगे कि किस किस तरह से जो है हमने खेती करके, हमारा मुख्य लक्ष्य था। आपने देखा होगा, मैंने पहले कई बार इस बात को कहा कि हमारा ध्येय ये नहीं कि ज़्यादा लागत लगा के कम उपज हो। हमारा लक्ष्य पहले दिन से रहा कम लागत ज़्यादा उपज। बहुत से हमारे किसान तो इसको कहते हैं जीरो बजट खेती, तो जीरो बजट वाली खेती वो हमारा मुख्य लक्ष्य है। यद्यपि इसमें और भी बहुत काम करने की आवश्यकता है, लेकिन आज तक जो कुछ हमने हासिल किया है इस कुदरती खेती, विषमुक्त खेती में, वो आप सब तक हम इसलिए प्रसारित कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा यह विषमुक्त खेती को प्रोत्साहन मिलेगा उतना ही ज़्यादा ये देश रोगों से मुक्त रहेगा। करीब 10 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इसमें खर्च हो जाते हैं और उनसे जो बीमार होते हैं उसमें करीब 10 लाख करोड़ रुपए, करीब 20 लाख करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं। और माँ बहन बेटियों के स्तनों में जो दूध है और हर इंसान के रगों में बह रहा जो खून है, बच्चों से लेकर के, बीमारों से लेकर के, जवानों से लेकर के बुजुर्गों तक, सबके शरीर के खून जहरीले हो चुके हैं। मैंने कहा एक एक जेनेटिक स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया, जो है खून जहरीले होने के साथ साथ जो माताएं बहनें बच्चों को दूध पिलाते हैं वो दूध जहरीला हो चुका है। गाय भैंसों से जो हम दूध धोते हैं वो दूध जहरीला हो चुका है। माने बहुत खतरनाक कुचक्र चल रहा है, इससे देश को बचाने की ज़रूरत है। तो इसी संदर्भ में आज हम आपको एक चरण की जानकारी भी दे रहे हैं, बाद में कुदरती खेती के बारे में भी और आपको बताएंगे। और जो हमारे परंपरागत देसी बीज है, माने कुदरती खेती, कुदरती बीज, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। जो हमारे अपने भारतीय जो बीज हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं, देसी बीज जिनको कहा जाता है। अभी जो बीज प्रयोग हो रहे हैं वो हाइब्रिड प्रयोग हो रहे हैं, तो बीजों के बारे में भी बहुत बड़ा काम चल रहा है और यहाँ से बीज उपलब्धि भी कराते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपका
प्रोडक्ट से और जो है जो खेती के तरीके और उसमें खाद और कीटरक्षक उसके तरीकों के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे देखने में ऐसे दुबले पतले लगते हैं, लेकिन बहुत ही पुरुषार्थी और बहुत ही निष्ठावान एक वैज्ञानिक हैं हमारे, जो इस स्वदेशी खेती के गो आधारित, गोमूत्र गोबर पर आधारित, पशुधन पर आधारित इस कुदरती खेती, नेचुरल फार्मिंग, नैसर्गिक सेंद्रीय खेती के बारे में बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं हमारे डॉक्टर राजेश जी। तो डॉक्टर राजेश जैन वो हमारे बीच में हैं, वो आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में भी पूरा बताएंगे। और हमने जो कई वर्षों से ये जो जागृति का अभियान चलाया हुआ है कि आप इस तरह से खाद बनाइए, इस तरह से आप कीट रक्षक बनाइए, और जो हमारे देसी बीज हैं उनसे परंपरागत खेती कीजिए। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत आप जहाँ से भी करना चाहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ संक्षेप में कि हमने 4 प्रकार के खादों के ऊपर बहुत अच्छे परिणाम पाए हैं। 2 प्रकार के कीट रक्षक, कीट नियंत्रक बोलो, कीट रक्षक बोलो, हम कीटनाशक नहीं बोलते, क्योंकि कीटनाशक एक हिंसात्मक शब्द है। हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि कीड़े फसल में पैदा ही नहीं हो, पैदा होने के बाद मारना ऐसे ही है कि जैसे आग लगने के बाद फिर कुआं खोदना और फिर उसको बुझाना, आग लगे ही ना, इसके लिए प्रयास करना। तो इसलिए हम कीट रक्षक उसके लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, या कीट नियंत्रक उनको हम कह सकते हैं। कीटनाशक हम जो है शब्द का प्रयोग कम करते हैं। लोगों को नाशक शब्द, नाश करने वाला, कीड़े मारने वाला जो है, कई साइंटिस्टों से हमने संवाद किया तो बोले भाई कीड़े मारने की लड़ाई जो है जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले से चल रही है। बाकी तो बहुत से शत्रुओं का हमने विनाश कर दिया, कीड़े अभी तक नहीं मरे, किसान मर रहे हैं, और वो शाक सब्जी अन्न खा करके, दूध घी आदि खा के आदमी मर रहे हैं, कीड़े तो मरे नहीं। खैर, तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। तो इसमें सबसे पहले हम एक जो है कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं लोग, और ये कंपोस्ट खाद यहाँ पर भी तैयार होती है। बस इसमें एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है, वो ये कि ये केचवा वाली खाद इसको बोलते हैं। इसमें जो केचवा है वो इटली से आता है, ये माने सबसे अच्छा इटली वाला माना जाता है। महाराज जी, आइसिनिया फैटिडा बोलते हैं उसको। वो उसमें ये हिंदुस्तानी केचवा क्यों नहीं प्रयोग करते? हिंदुस्तानी जो केचुआ होता है महाराज जी, ये उतनी उत्तम प्रकार की बना नहीं पाता, ये थोड़ा लेजी होता है, धीमे बना पाता है, आलसी है। और जो आइसिनिया फैटिडा है वो थोड़ा फास्ट रिएक्शन करता है, तीव्र गति से बनाता है। जो देसी केचुआ बनाता है वो लगभग 4 से 5 महीने ले लेता है, और आइसिनिया फैटिडा ये 2 से 2.5 महीने में तैयार कर देता है। तो डबल स्पीड है इसकी। जी महाराज जी, ये इसकी प्रजनन क्षमता भी ज़्यादा है। अच्छा जी, बच्चे ज़्यादा पैदा करता तो इस वजह से ज़्यादा इसका खाद उत्पादन। कितने बच्चे पैदा कर लेता है? लगभग महाराज जी ये इसका लाइफ साइकिल जो है ना महाराज जी 20 से 25 दिन का हो जाता है, एक का। उसके बाद खुद भी मर जाता है, उसकी भी खाद बन जाती है। 20 से 25 दिन में निरंतर इसका जो है साइकिल चेंज होता है। 20-25 दिन में कितने बच्चे पैदा करता है? 20 से 25 लगभग 3 से 4 पीढ़ी हो जाती है महाराज जी, केवल 20 से 25 दिन में। और जो हमारा है 3 से 4 पीढ़ी पैदा हो जाती है। 3 से 4। और जो हमारा है जो देसी पोते पड़पोते होके फिर मरता है। और जो देसी केंचुआ महाराज जी, ये लगभग जो है 6 महीने तक की अवधि होती है इसकी। ये शीतकालीन अवकाश में भी चला जाता है, तो 6 महीने तक जीता है अपना जो देसी है। अच्छा, ये मरता भी देर से है, काम भी थोड़ा धीरे करता है। जी महाराज जी। अच्छा, चलिए, इसके बारे में आप ज़्यादा कॉमेंट नहीं करते, क्योंकि जो यूरोप के लोग हैं, पश्चिम के लोग हैं, वहीं मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आदमी भी, वहाँ के जानवर भी कुछ ज़्यादा ही मेहनती हैं। हमारे यहाँ पर जो है थोड़े से लोग ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या करके उसका अर्थ भी समझते नहीं है। उसका अर्थ ये होता है जगत अनित्य है, ब्रह्म ही एक पूर्ण सत्य है, शाश्वत नित्य सत्य है। तो आदि शंकराचार्य जी के भी तात्पर्य को ठीक से न समझकर अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनो का कह गए सबके दाता राम, नहीं करना कुछ काम। ऐसे कुछ जो है देश में भी पुरुषार्थ कम हो गया है। तो ये बता रहे थे कि ये जो केचुए हैं उनसे खाद तैयार करते हैं, और इस खाद का 1 क्विंटल कितने, एक एकड़ में हमारा 2 कुंटल का प्रयोग करते हैं। 1 एकड़ में 2 कुंटल ये खाद जो है प्रयोग करते हैं। कितनी बार डालते हैं एक फसल में? एक फसल में एक ही बार डालते हैं, जब बीज बुआई के पूर्व डालते हैं इसको महाराज जी। बीज बोने से पहले? जी। बीज बोने के बाद? बीज बोने के बाद नहीं डालते महाराज जी इसको। क्यों? क्योंकि बाद में ये उतना जो है पोषक तत्व उपलब्ध नहीं करा पाता है। पहले जो डालते हैं तो इसको डाल करके फिर जुताई करते हैं? हाँ, इसको डाल देते हैं, जैसे खेत तैयार करते हैं, लैंड प्रिपरेशन करते हैं, उसी समय डाल देते हैं 2 कुंटल पर एकड़ में।
जैसे धान लेना है, गेहूं लेना है, जो भी फसल लेनी है, कोई भी फसल लो, 2 क्विंटल स्टार्टिंग में 2 क्विंटल डाल देते हैं। इसके रिजल्ट कितने हैं? इसके रिजल्ट महाराज जी संतोषजनक हैं। वर्मी कंपोस्ट से बहुत ज़्यादा अच्छे तो हमारे संजीवक और जो बायोगैस स्लरी उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं, लेकिन फिर भी इसका संतोषजनक है मीडियम। बायो कंपोस्ट पूरे देश में केचुआ खाद जिसको देखो केचुआ खाद, इसके बारे में बहुत प्रचार होता है, लेकिन इसके जितने अच्छे रिजल्ट होने चाहिए उतने नहीं मिलते हैं। फिर भी लोग घरों में भी अपने आंगन के अंदर ही एक जो है गार्डन किचन बना लेते हैं। उसमें काफ़ी लोग हमसे भी लेकर के जाते हैं। ये पतंजलि योगपीठ में जो नर्सरी है वहाँ इस खाद की बिक्री भी होती है। कितना भेजते हैं आप लोग सेल के लिए? जी लगभग पर मंथ जो है 5 से 10 टन तक चला जाता है एक महीने में। तो 5 टन माने इसका क्रेज बहुत है, किसी चीज़ का ना क्रेज हो जाता है, तो इसका प्रचार बहुत है और देखने में भी ये थोड़ा खाद जैसे लगता है। अब आपको दूसरे खादों के बारे में हम बताएंगे तो आपको लगेगा ये कौन सा तरीका, ये तो हमने देखा ही नहीं था। तो खैर ये भी एक अच्छा खाद है, ऐसे आप इसके प्रति अनादर का भाव मत रखिए। और ये कुदरती खाद में महाराज जी आर्सेनिक एक एलिमेंट होता है, जो आर्सेनिक होता है, जो विदेशी केचुआ है ना, आइसिनिया फेडरा या यूडिलस यूजनी, ये 2 प्रजातियां हैं। इनका जो एक कंपोस्ट बनता है इसमें आर्सेनिक होता है, वो थोड़ा हानिकारक होता है। इस वजह से इसका उपयोग हम यहाँ कम करते हैं और किसानों को भी सलाह देते हैं कि वर्मी कंपोस्ट का कम प्रयोग करें। हाँ, ये बात बड़े रहस्य की तंत्र की कही, बहुत साइंटिफिक बात कही हमारे डॉक्टर राजेश जी ने, कि इसमें उस केचुए के अंदर ही जो उसका स्ट्रक्चर है, उस केचुए के अंदर ही जो है वो महाराज जी तो आर्सेनिक निकालता है, वो उसका जो बेस्ट आर्सेनिक नेचुरली उसमें पैदा होता है। जी महाराज जी। हाँ, तो क्योंकि वो इसको खाता है। जी महाराज जी, खाद को खाता है, और खाद को खा करके और वो आर्सेनिक निकालता है महाराज जी, जो हमारा ये खाने के बाद उसकी मतलब ये उसका लैट्रिन ही तो है। लैट्रिन है महाराज जी इसका है। जैसे गाय का गोबर होता है, केचुए का गोबर है, मतलब केचुए का एक तरह से ये उसका सोच हो गया, विष्टा है महाराज जी, विष्टा कह सकते हैं। तो जो है ये, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता लगता कि ये मामला है क्या, कुछ लोग बस सुनते रहते हैं। तो ये आपको हमने सबसे पहले जो है कंपोस्ट खाद, जिसको अक्सर ये महाराज जी वर्मी कंपोस्ट तो और अभी कंपोस्ट ये नेडअप है महाराज जी, ये वाली इसको कंपोस्ट खाद जो है। और ये महाराज जी इसमें आर्सेनिक तत्व नहीं होते हैं, और ये जो है इससे ज़्यादा किसानों को सलाह देंगे कि ये वाली खाद ज़्यादा प्रयोग करें, अपनी कंपोस्ट खाद जो नेडअप खाद बोलते हैं इसको। ये जो है ज़्यादा गुणकारी होती है। वर्मी कंपोस्ट डालते हैं स्टार्टिंग में, इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, इसलिए पौधा थोड़ा फूलने जल्दी बढ़ने लगता है। तो लोग अपनी जो है जो फूल पत्ती है उनमें भी काफ़ी डालते हैं इसको, इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। फूल पत्तों में डालें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई किसी को खाना तो है नहीं फूल पत्तों को। तो फूल पत्तों में तो ये डालते हैं, तो इससे मिट्टी जहरीली नहीं होगी और ख़राब नहीं होगी, अच्छी बात है। लेकिन उसमें थोड़ा आर्सेनिक का अंश तो थोड़ा तो आएगा। लेकिन ये जो है ये बहुत अच्छी है, वर्मी कंपोस्ट की बजाय नेडअप कंपोस्ट है महाराज जी। नेडअप कंपोस्ट है, इसको घरों में बना सकते हैं महाराज जी। ये कैसे करते हैं? इसको महाराज जी पिट बना लेते हैं, पिट की हाइट लगभग 3.5 फीट रखते हैं, और इसकी जो लंबाई होती है वो अवस्था में लगभग 10 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। इसमें हनीकॉम स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं, जैसे शहद की मधुमक्खियों में छिद्र होते हैं उसी तरह हनीकॉम स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिससे कि इसमें गैस पास हो जाए। बेसिकली एनर्बिक रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। और इसको जब बनाते हैं तो पहले जो है पहली लेयर जो बाग के जैसे सूखे पत्ते हैं, वेजिटेबल्स के अपशिष्ट हैं, उनको डाल देते हैं। फिर 6 इंच गोबर डालते हैं, इसके बाद फिर अपशिष्ट डालते हैं, और गुड़ का पानी अगर डाल दिया जाए, लगभग जो है 10 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ मिला के अगर उसको डाल दिया जाए तो बहुत अच्छी और जल्दी। छाछ भी तो डालते हैं? छाछ महाराज जी बाद में लगभग जो है 2 महीने की जब ये हो जाए तो 2 महीने के बाद छाछ डालते हैं। तो कितनी मात्रा डालते हैं छाछ? लगभग छाछ का जैसे एक कंपोस्ट है आपका 3 फीट जिसकी हाइट है और 10 मीटर ऐसा है, तो उसमें 5 से 6 लीटर डाल देते हैं। 3 फीट हाइट, 10 मीटर लंबा और 2.5 मीटर इसकी 2.5 मीटर चौड़ा जी, तो उसमें 5 से 6 लीटर का प्रयोग करते हैं। जी। और जो है ये कितनी देर में तैयार हो जाती है? ये महाराज जी 4 महीने में अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है, विदिन 4 मंथ। अब देखिए ये आपके सामने गोबर रखा हुआ है, आदमी सोचता खाद तो यही होती है, अब उसको ये आप खाद बताइए, उसको लगे ये वाली खाद तो समझ में नहीं आ रही, खाद तो गोबर जैसी होनी चाहिए। तो ये गोबर से ही तैयार की गई है, लेकिन इसका एक साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक तरीका अपना करके, और ये करीब 3 महीने के अंदर। जैसे पहले गोबर को गलाते थे, गड्ढा खोदते थे और
वो लेकिन थोड़ा दूसरा होता था, वो ज़मीन के अंदर होता था गड्ढा। हमने भी जो है उसको कुड़ी बोलते हैं इधर उत्तर भारत में, कुड़ी के अंदर जो है गोबर ऐसे डाल दिया, थोड़ा गड्ढा खोद करके, फिर उसके अंदर गोबर डाल दिया, फिर जो सब्जियों के या कोई पत्ते पुत्ते भी पेड़ पौधों के वो भी उसके अंदर डाल देते थे, तो वो भी खाद जैसे बन जाते थे। तो ये जो ऊपर तैयार करते हैं, जो पूरा सर्कल तैयार करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्यारी, नेडप बोलते हैं महाराज जी, नेडप। तो नेडप तैयार करते हैं, वो ऊपर क्यों तैयार करते हैं? ऊपर तैयार करने से महाराज जी क्या है कि अनावश्यक श्वसन होता है। एक तो आसानी रहती है आपको गोबर वगैरह डालने में, ऊपर डालते हैं। दूसरा है कि वो जल्दी बन जाता है, जमीन के अंदर डालते हैं तो उसमें टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाता है महाराज जी। उसमें तो जमीन के अंदर डालेंगे तो हवा हुआ नहीं लगती, तो उससे जल्दी गलता है खाद। तो नहीं महाराज जी, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। दूसरा उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं हो पाती, उसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो उतनी क्वालिटी उतनी नहीं। तो बाहर रहने से उसको हवा दी लगती है, उससे कुछ असर पड़ता है? उससे पड़ता है महाराज जी। दूसरा यह है कि ऊपर रहने से हम जैसे आसानी से इसमें जब मॉइस्चर भी देखना पड़ता है, नीचे डाल दिया तो मॉइस्चर परसेंटेज कम हो जाता है। ऊपर जो नेडप होता है तो इसमें लगभग 60% मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है, तो बीच बीच में छाछ के साथ में पानी भी देना पड़ता है, गुड़ का पानी भी देना पड़ता है। नीचे गड्ढा है जैसे पर हम बचपन में करते थे, तो नीचे जो गड्ढा होगा उसमें भी पानी डालेंगे तो वो मॉइस्चर तो वहाँ भी मेंटेन कर सकते हैं, बस उसमें सूर्य का प्रकाश कम लगेगा, हवा कम लगेगी। ये दो बातें तो समझ में आती हैं। तो और महाराज जी इसको हम ऊपर इसलिए करते हैं कि इसमें हम एक्स्ट्रा वो तो देते हैं, जैसे गुड़ का पानी दे दिया, छाछ डाल दी हमने। और दूसरा ये है कि जब ऊपर जो है करते तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अनावश्यक श्वसन होता है, अंदर बिल्कुल पैक हो जाता है, तो कई प्रकार के फंगस वगैरह भी उसमें आने के चांसेस हो जाते हैं। बाहर ऐसा नहीं होता है, इस वजह से अंदर जो है जो गड्ढा बना करके खाद तैयार करते थे जी, तो उसमें तो गोबर के ऊपर गोबर डाल करके फिर जब निकालते थे तो एकदम काला मिलता था खाद जी। जैसे ये तो गोबर का खाद अलग कलर होता है जी जी। जब उसको निकालते हैं वो करीब 5-6 महीने के बाद निकलता था, तो वो अंदर से एकदम काला निकलता था और उसके अंदर से मतलब भाप निकलती थी। उसमें महाराज जी इतनी ज़्यादा ऊष्मा होती है, जब वो खेतों में डालेंगे ना तो उसमें कई प्रकार का जब हीट होती है तो एक तो जर्मिनेशन परसेंटेज भी कम होता है फसल का, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा हीट होती है ना। इसमें उतना ज़्यादा हीट नहीं होती है, ऊष्मा मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन, तो उसमें ऊष्मा ज़्यादा निकलती है, इसमें कंपेरेटिवली ऊष्मा कम निकलती है, इसलिए इसकी गुणवत्ता ज़्यादा प्रभावी रहती है। दूसरा क्या महाराज जी कि वो जो अंदर होती है उसमें कई प्रकार के फंगसों का एक समूह होता है जो दिखता नहीं आंखों से, जो दिखता नहीं है, एल्बो एक फंगस होता है, तो वो नीचे पूरा बना रहता है, डेवलप हो जाता है, और वो किसान लोग सीधा डाल देते हैं तो उतना उसका गुणकारी प्रभाव नहीं होता जितना कि इसमें। तो ये जो है नेडप से जो खाद बनाई जाती है उसके बारे में बताया। और जो गोबर की सामान्य खाद है, जैसे गोबर सीधा खेत में डालेंगे तो वो बहुत हानिकारक होता है गुरुजी। अगर सीधा आप डाल देंगे, कच्चा गोबर होता है, इससे जो है कई प्रकार के जो है विध्वंसक प्रकार के कीट और जो है फंगस पैदा हो जाते हैं, जिससे कि फसल जो है अच्छी सी आपकी नहीं होगी। डायरेक्ट सीधा ये गोबर नहीं डालना चाहिए कभी भी। इसलिए पहले भी वो कुड़ी बनाते थे जी महाराज जी, उसे सड़ा के, हाँ मतलब सड़ा के डालते थे, सड़ा के डालना चाहिए महाराज। तो वो सड़ा के डालने वाला जो तरीका था उससे भी बेहतर तरीका है कि आप जो है जैसे नेडप बनाइए और उससे ये खाद तैयार कीजिए। और पहले कूड़ी डालते थे तो उसमें करीब 5-6 महीने और ये 3 महीने में तैयार। और दूसरा महाराज जी इसका जो अभी हमने जो ट्रायल किया पिछले, ये कई प्रकार के इसके ब्लॉक बनाए थे, यहाँ रिसर्च जो किया था उसमें नीचे कुड़ी का भी बनाया था, बाहर भी बनाए थे, कई सालों से काम कर रहे हैं। तो इसमें जो है ना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम जो धरती को, वैसे तो सारे तत्व धरती में होते हैं। धरती में कितने तत्व होते हैं? धरती महाराज जी 17 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो धरती के जो पोषक तत्व हैं उनको बढ़ाने का खाद काम करता है। तो ये कह रहे हैं कि जो जमीन में जो गड्ढा खोद करके अंदर बनाते हैं उसकी बजाय ऊपर आपको दिखाएंगे वो सारे के सारे नेडप्स यहाँ तैयार है जहाँ ये खाद तैयार किया जाता है। तो इस वाले मतलब सामान्य ताज़ा गोबर तो खैर खेत में कोई डालते भी नहीं, डालना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो कूड़ी वाला खाद जो बिना नेडप के तैयार होता है उससे इसकी गुणवत्ता में 2.5 गुना ज्यादा होती है महाराज जी। तो वो खाद आप 2.5 क्विंटल डालेंगे तो ये 1 क्विंटल नेडप डालने से काम हो जाएगा। इसका और इसकी गुणवत्ता ज्यादा हो ज्यादा। इसका जो ईल्ड है, जैसे वीट गेहूं का डालते हैं महाराज जी, गेहूं में जो इसका प्रयोग किया हुआ है, तो गेहूं में सामान्यतः जो लोग डीएपी भी डालते हैं तो 12 क्विंटल तक उनकी ईल्ड उपज होती है। हमारे जो ये नेडप दिव्य कंपोस्ट से जो इससे हमने तैयार किया उससे जो 18 क्विंटल तक गेहूं का उत्पादन हुआ। एक एकड़ में जो यूरिया डीएपी डालते हैं तो करीब उनका 12 क्विंटल से आ पाता है, 12-13 क्विंटल महाराज जी। अब तो बहुत ज्यादा है, अगर आप डीएपी डालोगे, बहुत ज्यादा यूरिया डालोगे तब 14 तक आ पाता है। और आपने जो ये नेडप से यहाँ गेहूं तैयार किए, कितने प्रकार के गेहूं आपने बोते हैं यहाँ पे महाराज जी? पिछली बार 40 प्रकार की प्रजातियां लगाई हुई थी। 40 प्रकार की? जी महाराज जी, इस बार 30 प्रकार की प्रजातियां लगाई हुई हैं।
गेहूं की, और 300 प्रकार की प्रजातियों में अलग अलग प्रकार के हम ट्रीटमेंट करते हैं खाद के, अलग अलग प्रकार के कीटनाशक, जैसे उसमें अगर डिजीज आती, बीमारी, रस्ट आता है। सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम गेहूं की फसल में क्या महाराज जी कि एक तो कल्ले जब निकलते हैं उस समय सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। टिलर्स निकलते समय जितने नंबर ऑफ टिलर्स ज़्यादा निकलेंगे उतने ज़्यादा ईल्ड होती है। तो सर टिलर निकलते समय अगर हम अपना संजीवक खाद और ये जो बायो स्लरी का प्रयोग करते हैं तो नंबर ऑफ टिलर्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है। पतंजलि का जो दानेदार खाद है उससे भी हमने प्रयोग किए हुए थे। ये दानेदार खाद हमारे हाँ, तो इसके भी रिजल्ट अच्छे से नंबर 9 से 12 तक एक पौधे में कल्ले प्राप्त हुए, 9 से 12, जबकि अमूमन 4 से 5 कल्ले उसमें प्राप्त हो पाते हैं। ये पतंजलि बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में और भी आपको पूरा बताएंगे कि इसमें एक दानेदार खाद भी है, एक जैविक खाद है, एक पंचयोग है, और फिर अलग अलग प्रकार के कुछ बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2 ड्रॉप डाला और जो है उसी से ही जो खेती है उसमें ग्रोथ, उसकी वृद्धि बहुत तीव्रता से होती है, ज़्यादा उपज मिलती है, वो आगे बाद में बताएंगे आपको। तो अभी आपको बता रहे थे कि ये जो जैविक खाद है, नेडअप वाली खाद जो है वो डाली और उसका परिणाम ये हुआ कि 1 एकड़ में 18 क्विंटल गेहूं का उत्पादन। और लागत कितनी? लागत मूल महाराज जी अगर उसका देखा जाए तो हमारा तो जीरो रहता, हम जीरो बजट में खेती करते हैं, क्योंकि खाद ये सब घर पे बना सकते हैं, केवल मजदूरी लेबर लगती है, और ये आप सारे कीटनाशक घरों में तैयार कर लेते हैं महाराज। और वो जो बाजार से लेके आते हैं यूरिया डीएपी में कितना खर्चा आता है? वो महाराज जी 1 कट्टा 600 से 700 रुपए का डीएपी का आता है, और स्टार्टिंग में 1 एकड़ में 2 बोरियां वो डालते हैं मिनिमम 2। तो उनका यूरिया डालते हैं, यूरिया महाराज जी 2 से 3 बार वो प्रयोग करते हैं। तो कुल कितना हो जाता है उनका खर्चा अगर देखा जाए महाराज जी तो लगभग 1 एकड़ में उनका खर्चा जो है 5 से 6 हज़ार रुपए तो खादी खाद का हो जाता है। 5 से 6 हज़ार रुपए केवल। और फिर ऊपर से कीटनाशक भी तो कीटनाशक अलग से डालते हैं, तो उसका अलग से करते हैं। 2-3 हज़ार रुपए का कीटनाशक पड़ता है। कीटनाशक कितने भयंकर होते हैं, जैसे वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड खरीदेंगे, पैरामेथोन खरीदेंगे, और तो एक किसान 1 एकड़ में कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपए का यूरिया डीएपी और जो है वो पेस्टिसाइड आदि डालता है। तो ये जीरो बजट की खेती का एक तरीका तो आपको बताया दिव्य नेडअप का, जो आप अपने खेत के में ही तैयार कर सकते हैं, आप अपने घर के पास तैयार कर सकते हैं, जहाँ कुरुड़ी डालते हैं, जहाँ गोबर डालते हैं पशुओं का, वहाँ आप तैयार कर सकते हैं। अब दूसरे खादों के बारे में थोड़ा बताइए। जी महाराज जी, इसके अलावा ये हमारा जो है संजीवक खाद है, इसको जो है कोई भी किसान बहुत आसानी से घर में बना सकता है। हाँ। ये महाराज जी जैसे आपका गेहूं है, धान है, सब्जियां हैं, इनमें 1000 लीटर इस खाद का प्रयोग करते हैं हम जी। और इसको 200 लीटर का जैसे ड्रम होता है तो 200 लीटर के ड्रम में बना सकते हैं। 200 लीटर वाला जो ड्रम है उसमें 60 किलो गोबर डालते हैं, ताज़ा गाय का गोबर ले लिया 60 केजी, 2 किलो गुड़ ले लिया, 7 लीटर पानी ले लिया, बाकी का दोबारा बताइए मात्रा। 60 किलो गोबर, 60 केजी जी, और 2 किलो गुड़ 2 केजी। पुराना गुड़ अगर रखा हुआ हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है जी जी। तो 2 किलो गुड़ ले लिया, और 7 लीटर गोमूत्र, वो देसी गाय का होना चाहिए, वो ले लेते हैं। 7 किलो गोमूत्र जी। पहले गोबर को गोमूत्र में मिलाते हैं और उसको जो है जब वो अच्छी तरीके से गोमूत्र गोबर में मिक्स हो जाए तो इसके बाद गुड़ मिलाते हैं। गुड़ को बिल्कुल बारीक कर लेते हैं, गुड़ डाल देते हैं और पानी से भर देते हैं उसको 200 लीटर को। कितने दिन रखते हैं फिर? 15 दिन तक रखना पड़ता है हमारा जी, सुबह शाम उसको हिलाना पड़ता है। 15 दिन में ये संजीवक खाद तैयार हो जाती है, और इसकी 1000 लीटर मात्रा 1 एकड़ में प्रयोग करते हैं इसको अभी। तो 1 एकड़ में कुल गोबर कितना लगा? 60 किलो है तो 5 है 6 5 30 300 केजी 300 केजी 3 क्विंटल गोबर लगा। 3 क्विंटल गोबर। और गुड़ कितना लगा? 10 केजी गुड़ लगा गुड़, 10 केजी गुड़ लगा। और गोमूत्र लगेगा 35 लीटर। तो ये गुड़ भी जो उत्तर भारत के किसान हैं तो अक्सर घरों पर बना ही लेते हैं। ये जीरो बजट खेती में इसलिए कहते हैं कि आप इसमें खुद स्वावलंबी आत्मनिर्भर हैं। तो खैर ये जो है ये कितनी बार डालते हैं? संजीवक खाद खेत में 1000 लीटर है, इसको 3 बार में डालते हैं। जैसे आपका एक तो खेत तैयार हो गया, जब आपकी एक बार में 1000 लीटर डालेंगे ना? एक बार में 1000 लीटर डालेंगे, ऐसे तो 3 बार करना जी। 3000 लीटर 3000 लीटर। तो इसकी लागत कितनी आ जाती है? लगभग इसकी जो लागत आती गुरुजी, गुड़ तो लगभग जो है 20 रुपये केजी मिल जाता है किसान को। गौमूत्र तो घर का होता है, गोबर भी घर का होता है, तो केवल गुड़ की कीमत लगा सकते, बाकी तो कुछ बाजार का लेना नहीं होता है। ये इससे जैसे नेडअप से जो तैयार होता है उतना ही इससे तैयार हो जाता है, उससे ये ज़्यादा अच्छा है। जैसे हमने गेहूँ तैयार किए, धान तैयार किए, गन्ना भी तैयार किया, हमने यहाँ पर अलग अलग सब्जियाँ मटर से लेकर के टमाटर, गोभी, सब आलू सब तैयार किया है। तो उसमें जैसे मैं गेहूं की बात करूं
तो गेहूं नेडफ से तैयार करते हैं तो कितना तैयार होता है? गेहूं में इससे तैयार करते हैं 18 कुंटल करीब आता है इससे, नेडफ से कम। नेडफ से। और लेकिन इसकी क्वांटिटी ज़्यादा डालनी पड़ती है महाराज जी। इसकी नेडफ की एक नेडफ जो एक उसमें खेत में डालते हैं लगभग जो है ये 10 कुंटल तक डालते हैं, 10 से 12 कुंटल इसको नेडफ कंपोस्ट को। और ये जो है ये 1,000 के 3,000 लीटर केवल डालना पड़ता है। एक सिंचाई करते समय जब किले निकलने हो 25-30 दिन पे, तो फिर ये मतलब इसमें कम गोबर का प्रयोग, इसमें कम गोबर का प्रयोग होता है, लेकिन रिजल्ट इसका संजीवक का ज़्यादा अच्छा लगा। रिजल्ट संजीवक का ज़्यादा है जी। चलिए, ये एक बात निकल करके आई, एक नेडफ खाद, दूसरा संजीवक खाद, और इसमें सारी फसलों पर प्रयोग करके देखा? सारी फसल पर प्रयोग करके देखा महाराज जी। धान पे भी किया, सारे आंकड़े वेजिटेबल्स पे किया, सारे करके रखे, सारा साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स है पूरा। हाँ। इसके बाद ही तो इस सबसे आप मतलब जैसे एक ये फिर ये सैलरी वाली खाद है, बायोगैस स्लरी, वो सेम है महाराज जी। इन दोनों का प्रयोग जो है संजीवक खाद और बायोगैस स्लरी, ये दोनों के रिजल्ट जो है वो सेम है। लेकिन सबके पास तो गोबर गैस प्लांट नहीं होता, इसीलिए सबसे संजीवक खाद का है सब्स्टिट्यूट। तो ये मतलब जिसके पास गोबर गैस प्लांट ना हो तो ये संजीवक खाद बना सकता है।